हेलो एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है। अर्थ स्काई आईएएस की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। ये बीपीएससी 68 परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है उसकी एक पॉलिटी की सीरीज है। मैं शिशिर पांडे इंडियन पॉलिटी डील कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग ये डील करेंगे कि जो पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी में वो कौन कौन से थे। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा फ्रांस, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो इसका आंसर है आंसर ए। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 के तहत जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है वह मूल रूप से ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिकन संविधान से लिया गया है। इसको हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ भी कहते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना चाहिए, कई बार सवाल करने में आसानी होती है। और इसको कहते हैं हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों के समान संरक्षण, ये अमेरिकन संविधान से लिया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष जो समानता है उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब किसी भी वर्ण को, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तीसरा, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार किया जाएगा, सभी व्यक्तियों के साथ। चौथा, कोई व्यक्ति चाहे वो अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, विधि से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है। और इसके साथ एक नोट दिया गया है कि हम ये देख लेते हैं साथ साथ कि जो ब्रिटिश संविधान है उससे क्या क्या चीजें और ली गई हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून जैसे बनाया जाता है, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद संबंधी जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो वो है, यह भी ब्रिटिश संविधान से ही प्रेरित की है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, जो व्यक्ति देखना चाहे वो देख सकता है एक बार फिर से कि क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो है इसका अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी जात पंथ मत मजहब या किसी भी लिंग से, वो इससे कानून की नजर में सब समान हैं। तो हम लोग अब ये हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है विधानसभा। जो राज्य का मंत्र परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि विधानसभा से ही चुन के आते हैं ये सब विधानसभा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक अधिकार है और अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 164 में क्या है कि अपने सभी क्रियाकलापों कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे टीम की तरह कार्य करेंगे। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है तो सभी मंत्रियों सहित विधान परिषद से आए मंत्रियों को भी सामूहिक त्यागपत्र देना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, विधानसभा के प्रति जो है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, हम हटा देते हैं इसको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करने से आपको ये फायदा होता है कि किस तरह के सवाल जो एग्जामिनर का जो आपका माइंडसेट है, एग्जामिनर किस प्रकार के सवालों को आपके सामने रखता है, इसको समझने के लिए या किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार देख लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किसका? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का। ऑप्शंस आपने ठीक से ऑप्शन देख लिया आपने। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का 73वें संशोधन के बाद किसका विकेंद्रीकरण किया गया? आप ऑप्शंस कौन कौन से कथन सही हैं? केवल 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए जल्दी। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर हो जाएं समय के अंदर। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दूसरा। तो 73वें संवैधानिक संशोधन की तरफ विकेंद्रीकरण किया गया। किसका? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? 1992 का जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन भी याद किया जाता है क्योंकि ये इससे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस सन में, किस ईयर में जो है आपका ये संवैधानिक संशोधन आया था और ये किस चीज से रिलेटेड है। तो उसके लिए भी हम लोग एक सीरीज ले आएंगे। उसके लिए भी एक वीडियो हम लोग बाद में इसमें अपलोड करेंगे कि जिसमें कि हम सारे संवैधानिक संशोधनों को एक साथ कवर करेंगे। अब तक 105 संवैधानिक संशोधन हुए हैं तो सबको एक तरफ से हम लोग वो करेंगे। तो उन जो 73वां संवैधानिक संशोधन था 1992 का,
वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इस अधिनियम ने भारत में संविधान में एक नया खंड 9, ठीक, अनुच्छेद 243 का तक कुल 15 अनुच्छेद सम्मिलित किए। इसके साथ ही एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 कार्यकारी विषयों की सूची दी गई। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने की शक्तियों का पूर्ण व्यवस्था का तथा प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जबकि न्यायिक व्यवस्था से संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह संवैधानिक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस संवैधानिक संशोधन को भी नोट कीजिएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में आया, यहीं से देख लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें। 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। खंड 9 जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 243 का से तक यह जोड़ा गया और इसके तहत एक 11वीं अनुसूची भी हमारे इसमें जोड़ी गई। तो हमारे एक तरह से 5 क्वेश्चंस यहीं से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, पहला ऑप्शन। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। चौथा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और पांचवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। साथ साथ करते जाइए आप लोग, रिवीजन हो जाएगा फास्ट। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है एक से अधिक है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि में निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, या जो आपका वो है, के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। गौरतलब है कि बिहार राज्य के लिए राज्यसभा में 16 सीटें आरक्षित हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य को नामित करता है जिन्हें कला, अब ये भी वो है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा संबंधी विषयों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य यह है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके और उनका एक रिप्रेजेंटेशन हो सके राज्यसभा में या कानून बनाने की क्षमता में, क्योंकि उनको अपनी फील्ड का एक अच्छा ज्ञान और नॉलेज होता है, इसलिए उनका भी एक योगदान रहे कानून या विधि बनाने की प्रक्रिया में। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का के आवंटन का वर्णन दिया गया है। तो कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे, एलोकेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड है, जो आपका शेड्यूल 4 है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में परीक्षावादी तक राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आपके सामने है।
तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। पहला कि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको राज्यसभा में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्रों से सीटों का आवंटन करती है। 250 जो है कुल इनकी संख्या है, जिसमें 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। अब इनका भी बंटवारा कैसा होता है 245 में, 225 राज्यों से, 8 संघ क्षेत्रों से और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है, इनमें से बताइए। अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कोलेजियम प्रणाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, साथ साथ करते जाइए। ठीक, आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक, भाग जो है भाग 5 में चैप्टर 4 के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है, जो कि किस अनुच्छेद से 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उसकी व्यापक शक्तियों, अधिकार क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लाइज है, उसकी तरह अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक, इसकी शक्तियां एवं न्याय क्षेत्रों को अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, अपीलीय अधिकार क्षेत्र कौन? देश का जो है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। कौन कौन सा? पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी और फौजदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल। 3 तरह के जो है प्रकरण उच्चतम न्यायालय के समक्ष आते हैं, जो कि जितने भी राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध भी यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। अब मूल अधिकार क्षेत्र कौन सा है? उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। ठीक, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, आप रिट जुरिडिक्शन वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 226 में हाई कोर्ट में। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए इसी के साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो है जजेस की संख्या कितनी है। जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो जजेस हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाइए। जो कोलेजियम प्रणाली है यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है, स्थानांतरण के लिए की प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह संसद में किसी अधिनियम या संविधान द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन था हम लोगों के क्वेश्चन का, वो ए, बी और सी तीनों इसका सही ऑप्शन था। ठीक, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए और साथ साथ बताते जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजेस की संख्या कितनी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक होना है या कितनी आयु होना आवश्यक है? पहला 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु वह 21 वर्ष है। उल्लेखनीय है कि भारत में निम्न सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के मामलों में 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 से लाया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, जिससे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि वोट देने का जो आपका जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आपके सामने है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आप एक तरह से नोट कर सकते हैं, साथ साथ कुछ पॉइंट्स इसमें से निकाल लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 21 वर्ष इसमें आयु रखा गया। 21 वर्ष का के आयु का जो व्यक्ति है वो पंचायती राज चुनाव में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और जो 18 वर्ष का जो आयु है, 18 वर्ष जो वोट करने का जो अधिकार है उसकी जो न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष की गई थी। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एग्जाम में सबसे गलती कई लोगों से हो जाती जल्दीबाजी में, वो ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ नहीं बोला गया है। नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। दूसरा, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। तीसरा, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। चौथा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ द अबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्र निपटारा करने हेतु राज्य सरकार में एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना की जा सकती है। ठीक, जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। संशोधित आर्थिक क्षेत्राधिकार जिला फोरम 50 लाख रुपए पहले 1 करोड़ से कम था। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक, जो कि पहले 1 से 10 करोड़ था, और जो राष्ट्रीय आयोग है वह 2 करोड़ से अधिक, जो कि पहले 10 करोड़ से अधिक था। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथनों में ए, बी, सी सही है, अतः विकल्प ई सही होगा। ठीक, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो भारत का राष्ट्रपति वो कितनी बार पुनः चुनाव लड़ सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, आइए इसका आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 जो कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, यह कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्चुनाव का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति वो कितनी बार भी पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर अब तक किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार राष्ट्रपति बनने की परंपरा रही है। ठीक, तो वो कितनी बार भी लड़ सकते हैं, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ए 3, 4, 5, 6, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बताइए जल्दी। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य कम 6 महीने से अधिक का अंतर ना हो। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा की एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कम से कम 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? बजट सत्र जो फरवरी से मई के महीने में होता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई अगस्त के महीने में होता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर में होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 85 और अंतिम बैठक और आगामी बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि 2 बैठकों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह कितना होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और 3 सत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश TV वेंकटरमा अय्यर, श्री MC सेतलवाड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर श्री MC सीतलवाड़। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ या सेतलवाड़ को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं। इसे विधि आयोग या लॉ कमीशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत से अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था।
न्यायमूर्ति जस्टिस बलवीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल सरकारी राजपत्र के गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो जटिल कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देगी। तो एमसी सीतलवाड़ या एमसी सेतलवाद ये पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे भारत में 1955 में, और मौजूदा जो विधि आयोग है वह 22वां विधि आयोग है मौजूदा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? बर्निंग टॉपिक है, करंट का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 346 या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। साथ साथ ये भी बता दीजिए कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का, किसका कौन सा ऑप्शन सही रहा, कौन सा गलत। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सभाओं दोनों के लिए 5 साल की अवधि की गारंटी देता है, जब तक कि वे जल्द भंग न हो जाएं। अनुच्छेद 356 के अनुसार एक राज्य में शासन और संवैधानिक विफलता के मामलों में कार्रवाई करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की से संबंधित है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी केरला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग आंसर इसका देख चुके हैं, फिर भी बता दीजिए। आइए, भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 243 आना तक पंचायत संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 डा के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2027 या 2026, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये सी आप ले लीजिए, ये डी ले लीजिए। दो 2024, 2025, 2026 या 2027? तो इसका आंसर है सी 2026, या आपके पहले क्रम के अनुसार ये सी उल्टा लिख उठा है। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सभी राज्यों में लोकसभा सीटों का निर्धारण
परिसीमन आयोग द्वारा करने का प्रावधान है, परंतु 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा इस परिसीमन को वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए रोक दिया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय एक ऑप्शन है संघीय न्यायालय है, मानवाधिकार का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन बताइए जल्दी। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, या मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सीधा क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का एक संघीय न्यायालय तो है, यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानव अधिकार का संरक्षण भी करता है। इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा उसके अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिनका संसद समय समय पर विधि द्वारा विहित करे, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि द्वारा नियत करती है। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? पहला वित्त आयोग, दूसरा एक वित्त समिति, तीसरा सी ऑप्शन सलाहकार आयोग, डी ऑप्शन सलाहकार समिति, या ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपके सामने क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। ठीक, तो एक वित्त आयोग का गठन करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करती है, जिसका कि प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्य सरकार या राज्यपाल करता है। दो सौ तिरालीस झा के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, जिसका की गठन राज्यपाल करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? पहला, बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, बी ऑप्शन वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, सी विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना, या ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जल्दी बताइए। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019
का उद्देश्य क्या है? चर्चा में रहा। जिनका ऑप्शन डी है वो एकदम सही है। आइए, नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले का था, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो वहां के इन तीनों देशों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके जो लोग हैं, चूंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए इसमें मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी के लिए ये पूरे देश में इसमें विवाद बहुत ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का कहा गया कि जो है लोगों ने कि इसमें मुस्लिम शब्द क्यों नहीं है। अल्पसंख्यक प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। यह संशोधित अधिनियम पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को इस प्रावधान से छूट भी देता है। यानी मोटा मोटी कही जो एनआरसी के क्षेत्र हैं, एनआरसी उनके क्षेत्रों को यह छूट देता है। और ये मूलतः 3 देशों के से ही संबंधित था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक समूह थे या अल्पसंख्यक लोग थे, उनको जो है भारत में लाना और उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करना, यह इस एक्ट का उद्देश्य था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? सीधा सा सवाल है। ए जम्मू, बी कश्मीर, सी लद्दाख, डी कश्मीर और लद्दाख दोनों, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन बताइए जल्दी। आसान सा क्वेश्चन है, लद्दाख। आइए इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर राज्य को एक विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। इसके साथ ही बिना विधायिका वाला एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन किया गया। ये लद्दाख है, गलती से लाख हो गया, लद्दाख का गठन किया गया। इसे 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। वर्तमान में लोकसभा की एक सीट लद्दाख में आवंटित है। इसके शासन प्रमुख को संघ शासित प्रदेश दिल्ली की तरह उपराज्यपाल कहा जाता है। नए परिसीमन 2022 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 हो गई है। इसे अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें व कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसमें एक ये देखने वाली बात है कि आप जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, यह कब लागू हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। और आरक्षण किसको किसको मिला है? अनुसूचित जातियों के लिए 7, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें। और लद्दाख में अभी कोई विधायिका नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से दी हुई कौन सी चीज संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पहला पुस्तकालय, दूसरा ईंधन और चारा, तीसरा सी ग्रामीण खेल, डी तकनीकी प्रशिक्षण, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक, आइए
73वां संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जो कि 19 विषय रखती है, इसे जोड़ा गया। इस अनुसूची में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, लेकिन ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारे विषय रखे गए हैं, जिसमें मुख्य निम्न है। कुछ विषय है: ईंधन और चारा, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, परिवार कल्याण व महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाजार व मेले, गरीबी उन्मूलन, पेयजल, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, लघु वन उपज, कृषि सिंचाई आदि। यह कुछ विषय हैं जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 109, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या है? 104। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की 104 मांगे पेश की जाती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 बताता है, भारत में समेकित कोष से व्यय का अनुमान बजट में शामिल है, जिसे लोकसभा में मतदान की आवश्यकता होती है और अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदानों की मांग को बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय की प्रकृति के आधार पर मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक, डी उद्योगपति, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? आइए इसका आंसर देखते हैं। जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्यों का निर्वाचन परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्ति से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। 1/3 निर्वाचित द्वारा, जिनमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों, राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य सम्मिलित हैं और इन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य का चुनाव ऐसे निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाओं या माध्यमिक विद्यालयों से नीचे नहीं किए में अध्ययन में लगे रहते हैं, जो कि माध्यमिक विद्यालय से नीचे ना हो। जो 1/12 का चुनाव है वह पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय से पहले पढ़ाई समाप्त कर लिए हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते।
एक मिनट, ये जो है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय, रोक दिया गया, ये बंद हो गया है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ए, लेखा परीक्षण लेखा, केंद्र या राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय प्रशासन को पद सोपानिक व्यवस्था के अंतर्गत रखने के लिए इस प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, तो अब हम आंसर देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है विभाजन प्रणाली। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, या प्रत्यायोजित विधान पर समिति, या ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। जो अधीनस्थ विधान समिति है, यह कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्रदान करती है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 15 सदस्य होते हैं इसमें। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति या जो समिति है वह इस बात की जांच करता है कि क्या नियम विनियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संविधान द्वारा जो प्रदत्त अथवा संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा उस प्रत्यायोजन के अंतर्गत समुचित रूप से किया जा रहा है। इसको इंग्लिश में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये अधीनस्थ विधान जो समिति है, या कानून बनाने में जो सांसद होते हैं उनको कानून बनाने में मदद करती है, और यह देखती है कि किस तरह के जो है कानून बनाए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट्स पे। मुकदमे की तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बताइएगा ऑप्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें भारत सरकार भारत संघ के नाम पर वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएंगे, वे अपने अपने कार्यकाल के संबंध में उस प्रकार का वाद ला सकेंगे या उन पर उस प्रकार का वाद लाया जा सकेगा
जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियम या अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन तथा तटस्थानी प्रांत या तटस्थानी देशी राज्यवाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकता था। यदि यह संविधान के प्रारंभ पर कोई ऐसी विधिक कार्यवाही लंबित है जिसमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उस कार्यवाही में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। और दूसरा, कोई ऐसी विधिक कार्यवाही लंबित है जिसमें कोई प्रांत या कोई राज्य एक पक्षकार है और उन पर कार्यवाही में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर प्रतिस्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया जाएगा या समझा जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में फैक्चुअल बेसिस पे पूछा जाता है, तो हम लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? पहला, ए संविधान, बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी परंपरा, डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। सीधा क्वेश्चन है। ठीक, आंसर डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से पता चलता है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा पारित अधिनियम कानून तभी मान्य होता है जब इसे सही प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया हो। यह अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। यह न्यायिक पूर्वावलोकन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायपालिका यह देखती है कि बनाया गया जो कानून है वह विधि सम्मत है या नहीं। इसको तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। जैसे अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है और वह किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, लेकिन भारत में न्यायपालिका उसी कानून को रद्द या निरस्त कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो संविधान का उल्लंघन करता है। अमेरिका में यह प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में यह प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे आधारित है, अर्थात न्यायाधीशों के स्वविवेक पर आधारित न होकर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होगा। दोनों देशों में यह अंतर संघीय ढांचों में अलग अलग होने के कारण है। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट पावर है, वो सुप्रीम है, वह संसद के द्वारा बनाए हुए किसी कानून को निरस्त भी कर सकती है, क्योंकि वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आधारित है। लेकिन जो भारत है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित है, जिसमें कि अगर संविधान के किसी या संविधान के का उल्लंघन नहीं होता है तो उस कानून को सीधे रूप से निरस्त या स्थगित नहीं कर सकती। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ए ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बताइए। स्टैटिक पोर्शन है, फैक्ट्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका आंसर महाराष्ट्र। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक संस्था एक नागरिक शिकायत निवारण संस्था है जो स्वीडन के ओम्बुड्समैन
कहां से लिया गया है? स्वीडन के ओम्बुड्समैन अवधारणा पर आधारित है। दुनिया में नागरिकों की शिकायत के लिए सबसे पुरानी संस्था ओम्बुड्समैन है। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 के सिफारिशों के आधार पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 विशेष प्राधिकारों लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और इस विषय पर विधेयक लाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा, लेकिन अंततः 2003 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया गया एवं 2019 में देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, तो देश के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष 2019 में, और जो अधिनियम है वो 2013 में पारित हुआ है। 2013 में कानून बनने से पहले ही कई राज्यों ने लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, यद्यपि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ, लेकिन 1983 में लागू हुआ। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंडियन पॉलिटी की 25 क्वेश्चंस की सीरीज। हम इस तरह के और भी कई सीरीज और जो है किसी क्वेश्चन बैंक्स को लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हमारी टीम के द्वारा आपको अर्थ स्काई आईएएस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम आसानी से आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।